अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान श्रीलंका टी20 सीरीज ड्रॉ हो गई, एक एक से बराबर हो गई। इसमें पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव भी था, कुछ नेगेटिव भी था, और एक पॉजिटिव प्रॉब्लम भी पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुई। तो तीन एंगल है, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पॉजिटिव ये है कि सलमान आगा, जिनके ऊपर हम सब ये कहते थे कि यार टी20 का कप्तान, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने वाले नंबर वन बल्लेबाज बन के हैं। एक इनिंग में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने वाले सलमान आगा पाकिस्तान में टॉप पर हैं। उनके पीछे या उनसे पहले थे शाहिद खान अफरीदी और आसिफ अली। उनका क्या था रिकॉर्ड वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरी तरफ दाशुन शनंकाप जो हैं, वो श्रीलंका से उनका रिकॉर्ड बन गया है 377 की स्ट्राइक रेट के साथ एक इनिंग में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट। ये नहीं है कि दो बॉलों पे 10 हैं तो वो हाईएस्ट करना, मैं थोड़े से ज्यादा रन वाली बात की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने भी एक्चुअली में मैच पाकिस्तान से उन्होंने ही छीना था। उनका भी श्रीलंका में अपना एक रिकॉर्ड बना है। वसीम जूनियर ने 3 ओवर में 18 की इकोनॉमी के साथ रन देकर पाकिस्तान की तरफ से किसी एक मैच में सबसे महंगे बॉलर भी बन गए हैं। सो कुछ खास ये मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते हैं। पाकिस्तान हार गया, बट मैं आपको पहले सलमान आगा की बता दूं कि 12 बॉलों पर 45 रन, 375 की स्ट्राइक रेट के साथ ये इनकी हाईएस्ट। इससे पहले शाहिद खान अफरीदी और आसिफ अली की 7 बॉलों पर 25 रन थे, ये इनकी हाईएस्ट थी। मगर आप सोचिए कि आपके मतलब दूसरे ओवर के अंदर विकेट गिर जाती है, वो भी साबजा फरहान की। फिर 3.4 ओवर में 60 रन बन जाते हैं, थैंक्स टू सलमान अली आगा। कमाल बल्लेबाजी की है, मतलब इतने रन बन गए। उसके बाद आप सिर्फ 14-15 रन से आप हारते हैं, तो वो की कोई ज़्यादा परेशानी वाली हार नहीं। हार गए, पाकिस्तान को ये जीतना चाहिए था, थोड़े रन ज़्यादा हो गए, बॉलर्स की धुलाई हो गई, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मगर एक पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तान के बल्लेबाज टी20 में अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर नहीं कर पाते, वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। कि कोलैप्स होने के बावजूद, कोलैप्स मैं कहूँगा कि मतलब साबजा फरहान पे था ना कि ऊपर से यार कि 2-4 ओवर अच्छे खेल दें तो थोड़ा सा बन पाए, वो तो दूसरे ओवर के अंदर आउट हो गए। साइम अयूब भी कुछ नहीं कर पाए, मगर विकेट उनकी बाद में गिरी। सलमान आगा आए 3.4 ओवर, 60 रन थे। फिर 60 और 67 के बीच में 3 खिलाड़ी आउट हो गया, ऊपर नीचे। वहां से एक्चुअली में प्रॉब्लम हुआ। नीचे से आके नवाज ने, फ़हीम अशरफ ने, खासकर नवाज ने थोड़ा सा किया। ख्वाजा नाफे का डेब्यू था और उन्होंने भी वैसे 125 में टी20 क्रिकेटर बन गए पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने भी 200 के लगभग की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। छोटी इनिंग थी मगर ठीक इनिंग थी, और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि अंडर प्रेशर वो इस तरह की इनिंग खेल जाएंगे। छोटी है, एट द एंड ऑफ द डे आप कह सकते हैं कि नवाज तगड़ा खेला, सलमान अली आगा तगड़ा खेला है, और ख्वाजा नाफे अच्छा खेले, बट आप मैच फिनिश नहीं कर पाए हैं, ये कह सकते हैं। ख्वाजा नाफे 173 की स्ट्राइक रेट के साथ थे, नवाज 186, 15 बॉलों के ऊपर 28, मगर 375 एक खास था, 12 बॉलों के ऊपर 375 की स्ट्राइक रेट, 12 बॉलों के ऊपर 45 रन सलमान अली आगा के। अब उस पहलू के ऊपर आते हैं कि पाकिस्तान का ये बैटिंग ऑर्डर देखें। आज फ़खर जमान बाहिर हैं, आज के बैटिंग ऑर्डर की देखें तो शायद इसलिए कि ख्वाजा नाफे उनको कीपिंग ग्लव्स दिए होंगे, चलो वो ट्राई आउट कर लें। मगर बस उस्मान खान ने ही तो ख्वाजा नाफे फ़र्ज़ किया कीपिंग ग्लव्स अगर पहनते हैं। मुझे नहीं लगता कि साबजा फरहान को कीपिंग ग्लव्स पहनाना किसी तरह से भी अक्लमंदी का फैसला होगा, वो नहीं बनता। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बाबर आजम जब अगर वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर हैं, क्योंकि अभी जो प्रोबेबल्स भेजे हैं उसके अंदर बाबर आजम हैं टीम का, बट अगर बाबर आजम को प्लेइंग 11 में डालना है, पहले सूरत निकल नहीं रही थी। आप कह सकते हैं ख्वाजा नाफे को एक चांस देने के लिए फ़खर जमान को बिठा दिया गया, बट अगर हम मान भी लें कि फ़खर जमान को बिठा सकते हैं तो कौन आएगा? क्या फ़खर जमान को, ये मैंने कल भी एक वीडियो की थी कि बाबर आजम किस तरह आ सकते हैं, उसमें मैंने एक नाम फ़खर जमान का भी मेंशन किया था कि टीम मैनेजमेंट के ज़हन में कि उनको बिठाकर बाबर आजम को चांस दिया जा सकता है, या बाबर आजम को प्लेइंग 11 के अंदर फिट इन किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा था कि सलमान अली आका, कि वो भी बाबर आजम का स्टाइल ठीक है, मतलब सेम है दोनों का, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे होंगे? लाइक 1 डाउन बाबर आजम आएगा, 2 डाउन के ऊपर सलमान अली आगा आएंगे, तो दोनों एक तरह की बल्लेबाजी करेंगे, स्कोर का क्या बनेगा? ये होता था। बट आज सलमान अली ने बोला है कि उनके पास गियर हैं। खैर मैं ये नहीं कहता कि एक इनिंग के बाद हम तसल्ली से बैठ जाएं, कोई गल नहीं, थोड़ा मेन प्लेयर अब फॉर्म में आ गया, मैं ये नहीं कहूंगा। उनकी इतनी लंबी टी20 की इनिंग्स हैं, उसमें से एक दो पहली बेहतर है और ये शानदार है, अब ये कह सकते हैं। बट इस तरह की कंसिस्टेंसी उनको दिखानी है आगे भी, तब जाके थोड़ा भरोसा रहेगा। आगे क्या दिखाने का टाइम नहीं है, सिर्फ 3 मैचेस हैं, किसी एक मैच में भी इस तरह की इनिंग खेल जाते हैं। इस तरह की इनिंग मीन्स कोई एक 170, 80, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, तो बड़ा पाकिस्तान का बैलेंस अच्छा बन जाएगा। कि सलमान अली आगा जो सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत वाली पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हैं, वो अगर उनके बल्लों से रन निकलना शुरू हो, या टी20 फॉर्मेट में वैसा ही खेलें जैसे वो वनडे और टेस्ट में खेलते हैं, लाइक रन कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी बेहतर करके, तो टी20 फॉर्मेट के मुताबिक अगर कर लें तो पाकिस्तान के लिए सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर तो लंबा है ही, बॉलिंग के भी आपकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। अगरचे मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर खेल रहे हूँ,
बाकी सब ऑलराउंडर हों। ऑलराउंडर, आप एक चीज़ मिथ समझिएगा T20 के अंदर, आप ऑलराउंडर बढ़ाने के चक्कर में ना या बैटिंग बढ़ाने के चक्कर में 8 तक बैट्समैन ले जाते हैं। लाइक आपके 3 रेगुलर बॉलर हैं तो उसका मतलब 8 तक बैटिंग है आपकी, 8 तक बैटिंग ले जाते हैं। अब 8वें नंबर का बैट्समैन, 8वें, गौर करिएगा मेरी बात पे, 8वें नंबर का बैट्समैन कितनी बॉल्स खेलेगा? 7, 8, इससे ज़्यादा नहीं। बट अगर उसकी जगह पे रेगुलर बॉलर होगा, वो कितनी बॉल डालेगा? 24। सो ये फ़र्क है। मुझे लगता है आज भी देख लीजिए, आखिरी ओवर तक आपके पास एक प्लेयर खड़ा है, एक बैट्समैन कह लीजिए खड़ा है, बट आप मैच फिनिश नहीं कर पाए। हालांकि ऊपर से सलमान अली आगा ने रगड़ा लगा दिया था एक बार श्रीलंका को, नीचे से नवाज ने भी लगा लिया था, थोड़ा सा था। अगरचे मुश्किल है कि आखिरी 3 ओवर में 15 की इकॉनमी लगातार जब बना के रखें। इसमें पाथिराना का जो ओवर था बड़ा शानदार हो गया था और पाकिस्तान वहाँ से के निकल नहीं पाया फिर उस डिबैकल में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने नवाज को बोल्ड कर दिया था। सो दोस्तों, अब पॉइंट ये बनता है, 3 मैचेस हैं ऑफ कोर्स। इस सीरीज के लिए जो टीम अनाउंस होनी है वही वर्ल्ड कप की होनी है, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम अनाउंस होनी है वही वर्ल्ड कप के लिए होनी है। अब सवाल ये पता है कि अब नसीम शाह को आपने एक मैच दिया है, ILT बेहतर खेल के आए थे, खासकर जो उनके आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल टाइप के मैच से वो बेहतर खेले। आज उन्होंने 3 ओवर में 35 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को आउट किया, 11.6 इकॉन में से। आज पिच के ऊपर थोड़े रन हुए हैं, उनको भी हुए हैं, पाकिस्तान को तो खैर थोड़े ज़्यादा हो गए, खासकर दिशंका ने आकर थोड़ा सा 4 ज़्यादा किया। वसीम जूनियर ने 3 ओवर में 54 रन दिए 18 की इकॉनमी के साथ, वो है। बाकी अबरार अहमद ने 2 ओवर के अंदर 22 रन दिए हैं। सो थोड़ी बॉलिंग का आप कहने को, आपकी बॉलिंग आप उठा के देखें तो 7 तक बॉलिंग भी जाती है पाकिस्तान की। आपके पास आप साइम अयूब को भी बॉलिंग दे सकते हैं, आगा साहब खुद कर सकते हैं, शदाब हैं, नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, ये 5 तो ऑलराउंडर हो गए, प्लस 2-3 आप रेगुलर बॉलर भी खिलाते हैं, तो 7 तक बॉलिंग, 8 तक बैटिंग। कहने को ये बहुत अच्छा लगता है, बट मसला ये बनता है कि जब मैच फिनिश करना होता है, वो इधर वो बॉलिंग साइड हो या वो बैटिंग साइड हो, वो कौन करेगा, वो रोल किसके पास है, वो नहीं डिज़ाइन होता। लाइक आज सलमान आगा ने थोड़ा चार्ज भी किया, बट नीचे में 3 आपके ऑलराउंडर आए, कोई भी फिनिश नहीं कर पाया, जो कि हो जाना चाहिए था। 15 की इकोनॉमी मुश्किल भी है, पाकिस्तान को देख के मुश्किल लगती है, बट 15 मतलब आखिरी 3 ओवर में 18 बॉलों के ऊपर 54 रन बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, ये बनते हैं और बनने चाहिए भी थे। सॉरी, 3 में 45 थे शायद, ये बनने चाहिए थे यहाँ पे। मतलब आपके भी इतनी लंबी बैटिंग ऑर्डर है तो वहाँ पे बनने चाहिए थे ये वाला। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब पाकिस्तान टीम के लिए बना है कि बाबर आजम को किस तरह से पिच इन करना है टीम के अंदर। कोई रास्ता मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से आएंगे वो। यही आता है कि वो ऊपर खेलते हैं तो ऊपर से कोई प्लेयर नीचे बाहर बैठना चाहिए। अगर ऊपर से बाहर नहीं बैठता, किसी और को स्विच करेंगे तो मुश्किल रह जाएगी। लाइक फ़खर आपके 2 डाउन खेलते हैं या 1 डाउन खेलते हैं या 2-3 डाउन खेलते हैं, आप उनको नहीं बदल सकते हैं। या आप उस्मान खान को हटाकर समझें कि किसी और को कीपिंग ग्लव्स दे दें, वो भी थोड़ा रिस्की होगा। सो मुझे लगता है कि बाबर को टीम में लेना है तो फिर ऊपर भरोसा रखना है, नीचे को कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।